नदी में जादुई साबुन का पेड़। ट्विंकल और रिंकी नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ कावेरी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। ट्विंकल दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन रिंकी का रंग काला था। उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे। ट्विंकल अपनी बहन रिंकी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो हमेशा उससे दूर दूर रहा करती थी। उसके साथ सौतेली बहन जैसा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, ट्विंकल किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी कमरे में रिंकी आई और बोली, दीदी तुम पार्टी में जा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा भी बड़ा मन है पार्टी में जाने का। तुझे मैं अपने साथ पार्टी में लेकर नहीं जाऊंगी। अगर वहाँ किसी को पता चल गया कि तू मेरी बहन है तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। ट्विंकल की बात सुनकर रिंकी रोने लगी। तभी वहाँ उनकी माँ आई और बोली, बेटी ऐसा नहीं कहते, रिंकी तेरी छोटी बहन है। वैसे भी इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं, उसके कर्मों से होती है। बेटी रिंकी रो मत, तुम भी पार्टी में चलोगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ट्विंकल ना चाहते हुए भी माँ के कहने पर रिंकी को अपने साथ पार्टी में ले गई। पार्टी में रिंकी को देखकर ट्विंकल की सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे ट्विंकल, तुम्हारे साथ ये काली लड़की कौन है? ये मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी है। दरअसल ये भी पार्टी में आना चाहती थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर रिंकी बहुत दुखी हो गई और रोते हुए वहां से घर चली आई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जल्दी पार्टी से वापस लौट क्यों आई? माँ, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। ट्विंकल दीदी को सबके सामने मुझे अपने बहन कहने में शर्म आती है। उस दिन के बाद से रिंकी घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। सुंदर होने की वजह से ट्विंकल को बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया। पड़ोस के गांव में रहने वाले विनोद नाम के लड़के के साथ ट्विंकल की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। पर काले रंग रूप की वजह से कोई भी लड़का रिंकी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी एक दिन रिंकी के लिए पंकज नाम के लड़के का रिश्ता आया। पंकज को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। रिंकी के घर वालों से ये सच्चाई छुपाकर दहेज के लालच में पंकज रिंकी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी हो जाने के बाद रिंकी जब पहली बार पंकज के घर गई तो पंकज के रंग ढंग बदल गए। ये तुम क्या कर रही हो? सुन, मैंने तेरे साथ इसलिए शादी की ताकि मुझे एक नौकरानी मिल सके, समझी? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। तेरे जैसी काली कलुटी मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? मैंने तो पैसे के लिए तुझसे शादी की थी, समझी? चल जाकर मेरे लिए खाना बना। रिंकी दुखी होकर रसोई में खाना बनाने चली गई। भगवान, अगर मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? दीदी कितनी किस्मत वाली है जो कितना अच्छा उसे पति मिला है। ऐसे ही कई दिन निकल गए। पंकज अब हर रोज रात को शराब पीकर आकर रिंकी से मारपीट करने लगा। धीरे धीरे दहेज में आए पैसे खत्म होने लगे, क्योंकि पंकज हर रोज पैसे शराब पीने में और जुआ खेलने में उड़ा देता था। पैसे खत्म हो जाने के बाद पंकज शराब पीने के लिए रिंकी को अपने मायके से पैसे लाने के लिए कहने लगा। रिंकी के इनकार करने पर वो उसे मारने लगा। रिंकी मजबूर होकर घर चलाने के लिए सिलाई का काम करने लगी। रिंकी पूरा दिन सिलाई करके जो भी पैसे कमाती थी, उन पैसों से अपना घर चलाने लगी। ऐसे ही एक दिन रिंकी को जो कपड़े सिलकर पैसे मिले थे, वो अलमारी में छुपाकर रख रही थी। तभी पंकज ने देख लिया। मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। तू जो सिलाई करके पैसे कमा रही है वो कहाँ गए? मुझे पागल समझती है क्या? जल्दी से मुझे पैसे दे, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है।
मुझे जो सिलाई करके पैसे मिलते हैं उसी से घर का खर्चा चला रही हूँ। तुम तो कुछ काम नहीं करते, बस सारा दिन में शराब पीते रहते हो। मेरी मर्जी, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। तू बोलने वाली कौन होती है? तेरे जैसी काली कलूटी से शादी कौन करता? तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए। जो मैंने तुमसे शादी की, तुझसे कोई लड़का शादी करने को तैयार ही नहीं था, समझी? अब चल जल्दी से पैसा निकाल। नहीं, मैं तुम्हें शराब पीने के लिए पैसे नहीं दूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी? दे मुझे। ये कहते हुए पंकज ने रिंकी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन रिंकी अपना हाथ छुड़ाकर घर से बाहर भाग निकली। पंकज भी उसके पीछे भागने लगा। रुक जा, कहाँ भाग रही है? पैसे दे मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। रिंकी भागते भागते नदी किनारे पहुंच गई। अरे आगे तो नदी है, अब मैं क्या करूं? अगर ये पैसे उसके हाथ लग गए तो मैं भविष्य के लिए पैसे कैसे जोड़ पाऊंगी? रिंकी ये सोच रही थी, तभी पंकज भी वहां आ पहुंचा। उसे देख रिंकी घबरा गई। बहुत खेल लिया चूहे बिल्ली का खेल, अब बचकर कहाँ जाएगी? चल जल्दी से पैसे मुझे दे। नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से दिन रात सिलाई करके कमाए हैं। लेकिन पंकज उसकी एक नहीं सुनता और उससे सारे पैसे छीन लेता है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में अब तेरी कोई जगह नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। चल अपना रास्ता नाप। ये कहते हुए पंकज रिंकी को धक्का देकर पैसे लेकर वहाँ से चला गया। पंकज के जाने के बाद रिंकी रोते हुए बोली, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मेरा पति मुझे पत्नी नहीं मानता। मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। ये कहते हुए रिंकी ने नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद रिंकी की आँख खुली। उसने अपने आप को समुद्र के बीचों बीच एक पेड़ के पास पाया। रिंकी हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी उस पेड़ में से आवाज आई, बेटी घबराओ मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम पानी में डूब रही थी, मैं तुम्हें बचा लिया। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? घबराओ नहीं, तो मुझे सारी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रिंकी उस जादुई पेड़ को अपनी आप बीती बताती है। रिंकी की बात सुनकर जादुई पेड़ ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई साबुन दे रहा हूँ। तुम इस साबुन को अपने चेहरे पे लगाना, फिर देखना इसका कमाल। ये तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी करेगा। साथ ही मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ, इसे जाकर जमीन पर लगा देना। इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? बस तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, तुम अपने आप नदी के किनारे पहुंच जाओगी। रिंकी खुश होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही पल में रिंकी ने अपने आप को नदी किनारे पाया। लेकिन अब मैं रहूंगी कहाँ? अरे हाँ, याद आया, इस जादुई साबुन से रहने के लिए एक छोटा सा घर मांगती हूँ। रिंकी ने जैसे ही जादुई साबुन से अपनी इच्छा जाहिर की, तुरंत ही वहाँ एक छोटा सा घर प्रकट हो गया। रिंकी उस घर में रहने लगी। जब रिंकी ने अपने चेहरे पर जादुई साबुन का इस्तेमाल किया, देखते ही देखते रिंकी बहुत सुंदर बन गई। उसका रंग रूप खिल उठा और जादुई पेड़ के कहे अनुसार रिंकी ने जादुई पेड़ के दिए हुए बीज घर के आंगन में लगाया। जब शाम को रिंकी ने आंगन में देखा तो वहाँ एक पेड़ था जिसमें ढेर सारे साबुन लगे हुए थे। रिंकी उस पेड़ में से साबुन बेचकर ढेर सारे पैसे कमाने लगी। जब ये बात पंकज को पता चली तो वह उसे वापस घर लेने आया। रिंकी, मुझे माफ कर दो, जो हुआ उसे भूल जाओ, वापस घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हो। चले जाओ यहाँ से, वापस यहाँ कदम मत रखना, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। पंकज मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रिंकी जादुई साबुन की मदद से कुछ ही दिनों में काफी अमीर हो गई।
और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। बादलों में 2 केक और एक फ्रॉक का घर। दूर किसी गांव में अनुराधा नाम की एक विधवा औरत अपनी बेटी भूमि के साथ ही रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद अनुराधा ने बिना हिम्मत हारे घर और बाहर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अनुराधा का बस एक ही सपना था, वो अपनी बेटी भूमि को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहती थी। अनुराधा की एक छोटी सी फूलों की दुकान थी, जिसमें वे तरह तरह की फूल मालाएं बनाकर बेचा करती थी। फूल मालाएं और गुलदस्ते बेचकर उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। कुछ पैसे जोड़कर अनुराधा ने अपनी बेटी भूमि का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। भूमि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ाई के साथ घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाया करती थी। भूमि की कक्षा में ऋचा नाम की एक घमंडी और अमीर लड़की पढ़ती थी। उसके पिता मुकेश सिंघानिया शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ऋचा भूमि से बहुत जलती थी और उसकी गरीबी का खूब मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, देखो देखो आ गई गरीब फूल वाली की लड़की। पता नहीं इस फटीचर का एडमिशन हमारे स्कूल में कैसे हो गया। हाँ यार, ये हमारे स्टेटस की बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हमें इसे अपनी क्लास में झेलना पड़ता है। इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और मैले हैं। मुझे तो इसके पास खड़े होते ही उल्टी आती है। ये कहते हुए दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी कक्षा में टीचर आई और बोली, स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन एंड लिसन टू मी। पिछले वीक तुम सबके जो टेस्ट हुए थे उसका रिजल्ट आ गया है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स भूमि के आए हैं। और तुम ऋचा, अभी भी समय है, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे टेस्ट में 0 मार्क्स आए हैं। भूमि से कुछ सीखो, उसके घर में इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ऑल द चिल्ड्रन क्लैप फॉर भूमि। कक्षा के सभी बच्चे भूमि के लिए तालियां बजाने लगे। ये देख ऋचा मन ही मन जलते हुए बोली, और इस गरीब लड़की की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। इसका बदला तो मैं इस फटीचर से लेकर रहूंगी। वहीं दूसरी ओर भूमि बहुत खुश थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए हैं। घर जाती ही माँ को बताऊंगी, माँ बहुत खुश होगी। स्कूल की छुट्टी के बाद ऋचा अपनी कुछ सहेलियों के साथ भूमि का रास्ता रोकते हुए बोली, ए फूल वाली, क्या बात है, तुम्हारे टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, हमें पार्टी नहीं दोगी? पार्टी? अरे यार, मैं तो भूल ही गई, ये बेचारी फटीचर हमें पार्टी कहाँ से देगी? 2 वक्त का खाना मुश्किल से खा पाती होगी, बेचारी गरीब। ऋचा, किसी की गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें अपनी अमीरी होने का बहुत घमंड है ना? देखना, एक दिन तुम्हारा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ये कहते हुए भूमि गुस्से से वहाँ से चली गई। ये देख ऋचा बोली, अकड़ तो देखो इस फूल वाली की। तुमने सही कहा यार, तुम्हें इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। तुम देखती जाओ, मैंने इस फटीचर को इसकी औकात याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी ऋचा नहीं। कुछ दिनों बाद ऋचा का जन्मदिन था। ऋचा के पेरेंट्स विश करते हुए उससे बोले, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर प्रिंसेस। थैंक्स डैड एंड मॉम। ऋचा बेटी, हमने आज घर पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल बर्थडे पार्टी रखी है। हर कोई इस पार्टी को देखता ही रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकती हो। अपने पेरेंट्स की बात सुन ऋचा खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल गई और क्लास के सभी बच्चों से बोली, हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है और आज शाम को मेरे पेरेंट्स ने मेरे घर पर बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है। ये पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। तुम सब शाम को जरूर आना। और हाँ भूमि, तुम भी पार्टी में जरूर आना, आखिर तुम हमारे क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हो। ठीक है ऋचा, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरे स्टेटस का ख्याल रखना, समझी? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे शाम को ऋचा के जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयारियां करने लगे। उधर भूमि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बर्थडे पार्टी में क्या पहन कर जाए, क्योंकि उसके पास ना तो कोई नई ड्रेस थी और ना ही ऋचा को देने के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट। अब मैं क्या करूं? पार्टी शुरू ही होने वाली होगी। मैं एक काम करती हूँ,
ऋचा के लिए फूलों का गुलदस्ता ले जाऊंगी, उसे अच्छा लगेगा। और रही कपड़ों की बात, माँ ने मुझे जो पिछले साल मेरे जन्मदिन पर फ्रॉक खरीद कर दिया था, मैं उसे पहनकर चली जाती हूँ। हल्का सा रंग उड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इतना कहकर भूमि तैयार होकर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए ऋचा के बर्थडे पार्टी में जा पहुंची। इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी देख भूमि हैरानी से बोली, अरे वाह, कितनी बड़ी और सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर ऋचा आई और बोली, आ गई भूमि, और तुम्हें कितनी पुरानी ड्रेस पहनकर आई हो। खैर छोड़ो, अब तुम आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। ऋचा, ये तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ। मुझे पता था तुम्हारी औकात नहीं है महंगा गिफ्ट लाने की, इसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। हाँ। इतना कहकर ऋचा वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद केक काटकर ऋचा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। फिर केक का एक पीस लेकर ऋचा भूमि के पास गई और बोली, ये लो केक। भूमि ने केक लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, ऋचा ने केक जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। ओह, ये केक तो नीचे गिर गया। अब तो सारा केक खत्म भी हो गया, ये लास्ट ही पीस बचा था। तुम एक काम करो भूमि, तुम जमीन पर गिरा हुआ केक उठा लो, ऊपर ऊपर का खा लेना। ऋचा, मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी इस तरह बेइज्जती करो। तुझे तेरी औकात दिखा रही हूँ तो इसी के लायक है, समझी? चली जा यहाँ से, भिखारिन कहीं की। देख लेना, एक दिन मैं भी अपने बर्थडे के दिन तुमसे भी अच्छा और बढ़िया केक काटूंगी। तू और केक काटेगी? घर में एक वक्त का खाना खाने को मिल जाए वही तेरे लिए बहुत है। ऋचा संग वहाँ खड़ी बाकी लड़कियां भी भूमि पर हंसने लगी। ये सब देख भूमि को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। भूमि को रोता हुआ आते देख अनुराधा ने बोली, क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? माँ, बर्थडे पार्टी में सभी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। ये कहते हुए भूमि ने पार्टी में हुआ सारा वाक्य माँ को बताया। अच्छा, पहले रोना बंद करो। तुम तो मेरी सबसे समझदार बिटिया हो ना, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। अच्छा ठीक है माँ, पर माँ, कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है। आप मेरे लिए इस बार केक लेकर आएंगी ना? हाँ बिटिया, इस बार मैं तुम्हारे लिए सुंदर और बहुत बड़ा केक लेकर आऊंगी। फिर तुम अपनी सभी सहेलियों को अपने जन्मदिन पार्टी में बुलाना, ठीक है? चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर सुबह भूमि खुश होते हुए बोली, आज तो मेरा जन्मदिन है, माँ मेरे लिए सुंदर से केक लेकर आएंगी। स्कूल जाकर सभी को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करती हूँ। ये कहते हुए भूमि तैयार होकर स्कूल चली गई। वहीं दूसरी ओर अनुराधा अपनी फूलों की दुकान पर उदास बैठी सोच रही थी। आज भूमि बिटिया का जन्मदिन है, मुझे आज कैसे भी करके सारे फूल बेचने ही होंगे। मुझे उसके लिए बढ़िया सा केक और नई फ्रॉक खरीदना है। आज भूमि कितनी आस लगा कर बैठी है, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अनुराधा की दुकान पर फूल लेने कोई भी नहीं आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तक मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई। मैं एक काम करती हूँ, मैं गली गली जाकर इन्हें बेचती हूँ। ये कहते हुए अनुराधा रंग बिरंगे फूलों से भरी टोकरी सर पर उठाकर गली गली बेचने लगी। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये देख अनुराधा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोली, हे भगवान, अभी तक मेरा एक भी फूल नहीं बिका और ऊपर से बारिश हो गई। अब मैं क्या करूं? घर पर भूमि मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? ये कहते हुए अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज जंगल की ओर से आ रही थी। अनुराधा दौड़ते हुए जंगल की ओर गई। तभी उसे वहाँ एक रस्सियों से बंधी हुई परी दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। अनुराधा दौड़ते हुए उस परी के पास गई और बोली, आप परी है ना? लेकिन आपकी ऐसी हालत किसने की? अभी ये सब बताने का समय नहीं है। पहले तुम मुझे इन रस्सियों से आज़ाद करो, नहीं तो वो दुष्ट चुड़ैल किसी वक्त भी यहाँ आ जाएगी।
ये सुनते ही अनुराधा ने फौरन बिना समय गवाए परी को रस्सियों से आजाद कर दिया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, पर मैं परीलोक वापस कैसे जाऊं? क्यों परी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दरअसल उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। बिना जादुई छड़ी के मैं वापस परीलोक नहीं जा सकती। लेकिन एक रास्ता है। बादलों में 2 जादुई केक घर हैं। उनमें से एक असली और एक नकली केक घर है। जो भी उन दोनों केक घर के पास जाएगा उसे अपनी समझदारी और सूझबूझ से असली केक घर चुनना होगा। असली केक घर के अंदर मेरी दूसरी जादुई छड़ी है। अगर वो छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं वापस अपने परीलोक लौट सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई। उस असली केक घर में जादुई छड़ी के अलावा एक सुनहरी चाबी मिलेगी जो मेरे जादुई फ्रॉक घर की है, जिसमें मैं रहती हूँ। परी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जाऊंगी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। मैं तुम्हें बादलों के पास जाने का रास्ता बताऊंगी। ये कहते हुए परी ने ताली बजाई और देखते ही देखते वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो गई जो बादलों की ओर जा रहा था। ये देख अनुराधा चौंक गई। तब परी बोली, ये सीढ़ियाँ तुम्हें बादलों के पास ले जाएंगी। जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। अनुराधा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पास पहुँच गई। तभी उसे वहाँ 2 केक घर दिखाई दिए। तभी पहले वाले केक घर में से आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा इस जादुई दुनिया में। मैं असली केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहोगी। तभी दूसरे केक घर में से आवाज आई, नहीं, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। मैं हूँ परी का असली केक घर। अगर तुम मेरे केक घर के अंदर आओगी तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेगा। अब तुम्हें चुनना है, हम दोनों में से कौन सा असली केक घर है। दोनों घर की बात सुनकर अनुराधा सोच में पड़ गई और बोली, पहले वाले केक घर के अंदर सिर्फ सुख है, लेकिन दूसरे केक घर के अंदर सुख और दुख दोनों ही हैं। क्योंकि जिंदगी तो सुख और दुख दोनों का संगम होता है। इसका मतलब दूसरा वाला केक घर ही असली केक घर है। मैं दूसरे वाले केक घर में जाऊंगी। अनुराधा के इतना कहते ही पहले वाला केक घर गायब हो गया और दूसरे वाले केक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस केक घर के अंदर सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ था और चारों तरफ केक ही केक थे। अनुराधा का मन तो हुआ अपनी बेटी भूमि के लिए वहां से एक केक ले जाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर अनुराधा ने चारों तरफ नजर घुमाया। तभी उसे एक कोने पर जादुई छड़ी और एक चाबी दिखाई दी। उसने जैसे ही वो जादुई छड़ी और चाबी को उठाकर वहां से जाने लगी, तभी अनुराधा के सामने वही परी प्रकट हुई। ये देख अनुराधा हैरानी से बोली, अरे परी जी, आप यहाँ कैसे आई? बिना जादुई छड़ी के आपका यहाँ आना तो मुश्किल था। अनुराधा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मेरी जादुई छड़ी तो मेरे पास ही है। तुम वाकई में बहुत ही नेक और अच्छी हो। मुझे पता है आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है कि तुम अपनी बेटी के लिए केक खरीद सको। तुम चाहती तो यहाँ से अपनी बेटी के लिए जादुई केक ले जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने जादुई केक घर से सबसे बड़ा और सुंदर चॉकलेट केक दे रही हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। 1 मिनट रुको अनुराधा, एक उपहार तो मैं तुम्हें देना भूल गई। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वहाँ एक जादुई फ्रॉक घर प्रकट हुआ। जादुई फ्रॉक घर में से परी एक फ्रॉक अनुराधा को देते हुए बोली, अनुराधा, ये जादुई फ्रॉक है। इस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन उतना ही मांगना जितने की तुम्हें जरूरत हो। परी का धन्यवाद कर अनुराधा खुशी खुशी चॉकलेट केक और जादुई फ्रॉक लेकर वापस घर लौट आई।
चॉकलेट केक और इतनी सुंदर फ्रॉक देखकर भूमि खुशी से झूम उठी। उसके बाद भूमि ने अपनी माँ अनुराधा संग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जादुई फ्रॉक की मदद से अनुराधा ने अलग अलग वैरायटी के फूलों की बहुत बड़ी दुकान खोली। दूर दूर से लोग उसके दुकान पर आने लगे और बहुत जल्द ही उनकी दुकान फेमस हो गई। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। वहीं दूसरी ओर ऋचा के पिता मुकेश सिंघानिया का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने के कारण उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, जिस कारण बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ छिन गया और वे सड़क किनारे रहने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी गरीब का मजाक उड़ाना चाहिए।